आइए भाई, अब इसी टॉपिक को थोड़ा आगे मैं बढ़ाता हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने अभी जस्ट आपको समझाया कि कुलाम्स लॉ और परमिटिविटी में कैसा रिश्ता है। कुलाम्स लॉ आपको जस्ट सिखाया और समझाया। F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर कैसे आया था, अभी तुरंत देख लीजिए। हमारा टारगेट है जेईई मेंस एंड नीट, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड एग्जाम। कुलाम्स लॉ, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस को समझ गए? इज इट क्लियर? कहने का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये परमिटिव वगैरह समझाने तक, कुलाम्स लॉ तक चीजों को समझाया। दो चार्ज है, Q1 इंटू Q2 होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर होता है। और आपको ये भी समझाया बच्चों कि K को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहेंगे, अभी इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहने की जरूरत नहीं है। हिम्मत मत करना इस चीज को बोलने का। इस K की वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। अभी वैक्यूम में इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12। चेकआउट कर लेना, हो सकता है हल्का फुल्का गड़बड़ हो तो देख लेना भाई, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं चीजों को लेकर चलूं तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूला को बुद्धि में जड़ लो, एकदम ध्यान से समझ लो कि F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर क्या होता है। आपको कल के लेक्चर में मैंने अभी जस्ट समझाया था। पति और पत्नी की कहानी। अभी भी मेरी वाइफ का शकल दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। देख के डर ही लगता है इनसे, हर मौके पे डांटने लग जाती हैं, ठीक है। बीबी होती है ऐसी, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भाई उसके बारे में मत सोचो, अभी यहाँ पे ध्यान दो। F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, FV इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैक्यूम में भाई मीडियम के लिए डाटा रहता है अपने पास, ठीक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया हस्बैंड और वाइफ की कहानी। अभी जनरल से एक बात बता रहा हूं, जैसे मान लो अभी मैं और तुम, हम दोनों के बीच में एक जनरल से वैक्यूम है, जस्ट थोड़ी देर के लिए मान लो यार। और जैसे मैंने ये चश्मा लगाया तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि हम दोनों के बीच में एक मीडियम आ गया। मीडियम आते ही कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है। इज इट क्लियर? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम दोनों के बीच में अगर कोई चीज है, हम दोनों के बीच में अगर कोई चीज है तो वो के क्या है? मीडियम। मीडियम के क्या है? मीडियम। और उस मीडियम की प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट, जैसे इस दो इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हो तो इस इक्वेशन को पहला इक्वेशन मान लो और इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मान लो। अब मैं ज्ञान देने जा रहा हूं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको कई बार हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। आ गया तुम्हारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, रेशियो इनका है ना, जिसको डिनोट किससे किया जाता है गुरु? डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन आर या फिर के से डिनोट किया जाता है। होता क्या है, वो जो तुम दो इक्वेशन देखे था ना, तो एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन से क्या करना है? डिवाइड मारना है। जैसे एफ वी अगर रिप्रेजेंट करूं तो क्या लिखेंगे इसको आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट अगर किसी मीडियम के लिए गुरु तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दो। जैसे इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हो भाई, जैसे इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हो, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड या फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेशन को डिवाइड मारोगे तो कहीं ना कहीं इक्वेशन बनेगा FV अपॉन FM दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना बच्चे इधर वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान से देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। साफ साफ तुमको दिख रहा है, जो काट रहा है सीधा सीधा काट दो, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, उसको सीधा सीधा काटने में कोई बुराई नहीं है, उसको काट दो। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? बचा क्या भाई? बचा क्या? जो बचा उसको लिख दीजिए। जो हमारे पास जो बच रहा है उसको लिखने की टाइम आ चुका है। हमारे पास बच रहा है 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन सर 1/एप्सिलॉन m। जब वूम करोगे रजनीकांत की तरह से, ये बनेगा एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। और इधर क्या रिलेशन बन रहा है? FV अपॉन FM। अभी जस्ट समझाया था गुरु। इन दोनों के बिहाफ पर हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है भैया, इन दोनों के बिहाफ पर, अरे 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 क्या हो रहा है भाई, इन दोनों के बिहाफ पर हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है भैया, वो रिलेशन कुछ इस तरह से आ रहा है, ध्यान से देखना। FV अपॉन FM दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई ये जो रेशियो है ना वैक्यूम और मीडियम का, इसी को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन r, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस इज कॉल्ड एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r इज अ
रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को तुम बाद में चल करके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हो। अब नाम सुन लो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब भाई सुनना, ऐसा कोई पढ़ाया हो तो बता देना। डाई मीन्स टू, टू, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्जेस, चार्जेस से रिलेट होता है चीजें। दो चार्ज के बीच का Q1 और Q2, दो चार्ज के बीच का कांस्टेंट, कांस्टेंट बोले तो कोई ना कोई मीडियम। तो वो जो कांस्टेंट है ना भाई, वो जो कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट कौन है? दो चार्ज के बीच का कांस्टेंट कौन है? मीडियम। मीडियम कौन है? के। मीडियम कौन है? के इज अ मीडियम, के इज अ मीडियम। नहीं गया दिमाग में? देख भाई, वही वही दो चार्ज के बीच में कौन है? के। ठीक, जैसे मीडियम। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। दो चार्ज है, ये दो चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा या धक्का मारेगा। ठीक है, इन दो चार्ज का अट्रैक्ट होना या रिपेल लगना डिपेंड किस पे कर रहे हैं? मीडियम पे। अभी इसके बीच में कुछ नहीं है तो करके अट्रैक्ट हुआ, लेकिन अंडरस्टूड, दो चार्ज के बीच का मीडियम, तो दैट इज अ मीडियम, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। सो वी कैन से कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब भी रिप्रेजेंटेशन करें तो उसको तुम के बोलोगे भाई, और इसका रेशियो जो रिप्रेजेंटेशन किया तुमने अभी जस्ट एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट ध्यान में रखोगे, ये फॉर्मुलेशन ध्यान में रखोगे। इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर तुमसे कोई यूनिट या डायमेंशन पूछे, यूनिट या डायमेंशन पूछे तो तुम बोल रहे हैं डायमेंशन लेस होता है ब्रो, डायमेंशन लेस होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, नीट वगैरह सब में पूछा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, और इस बात को भूलना मत। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ चुकी है। अब मैं आपको डायमेंशन फार्मूला दिखाने जा रहा हूं, डायमेंशनल फार्मूला दिखाने जा रहा हूं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बेसिकली एप्सिलॉन का डायमेंशनल फार्मूला निकालता है, लेकिन यहाँ पे मैं एप्सिलॉन नॉट का निकाल रहा हूं ताकि कई बुक क्या है भाई साहब, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालता है। तो कूलम्ब्स लॉ तुम्हें पता नहीं है क्या? क्या होता है कूलम्ब्स लॉ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। छी 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 छी, इतना इजी क्वेश्चन नहीं तुम्हें याद हो रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब भाई ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको बूम करके इधर लेके जाओ, जूम, एफ नीचे आएगा, जूम, एप्सिलॉन नॉट नीचे इधर, ये आया इधर, ये इधर आएगा, जुक जुक, ये आया एफ नीचे, तो 4 पाई है ये, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई एक बात बता, 1/4 पाई यूनिट और डायमेंशन में कोई काम आता क्या? नहीं काम आता, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। यस और नो? वेरी गुड। अब भाई देख, जो डाटा तुम्हें दिख रहा है उसे लिख ले, Q1 Q2 अपॉन F into R स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला तुमको पता है तो निकाल ले, कर ले, सॉल्व कर ले भाई। देख, वैसे इसका यूनिट अगर मैं लिखूं, यूनिट लिख दूं, देख यूनिट, टक टक हैशटैग। चार्ज की यूनिट क्या होती है गुरु? चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। वेरी गुड सर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ऊपर लेके जाओ भाई, तो कूलम्ब, न्यूटन, इनवर्स, मीटर, -2, ये इसका यूनिट हो गया। सर 1 मिनट सर, डायमेंशन तो आपने बताया ही नहीं, ये यूनिट हो गया गुरु। ठीक है, डायमेंशन लिख लो ना बट्टा। देखो तो चार्ज की यूनिट कैसे लिखोगे ना, यही तो तुमको नहीं आता ना। एक काम करना, चार्ज को तोड़ ले, IT है कि नहीं? IT, अरे यार भूल गया क्या? I इक्वल टू क्या होता था? Q अपॉन T। Q इक्वल टू क्या होगा? IT अपॉन F को तो डायमेंशन बच्चे जानते हैं, MLT-2। डिस्टेंस का क्या होता है? L2। IT को तोड़ ले, I का क्या होता है डायमेंशन? एम्पियर का स्क्वायर, T का स्क्वायर, नीचे क्या? ML3 T-2, ऊपर लेके जा, वुक। जैसे ही ऊपर जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास, M-1 L-3 T to the power 4 and A to the power 2 is the final answer of dimensional formula of permittivity of the free space. Is it clear? My dear students, in last class I already told you what is Coulomb's law and what are the basic concepts behind the permittivity. And now I calculate the dimensional formula and the unit of the permittivity.
whenever I need this formula, don't forget these things because this all are the very necessary for you. Understood? भाई अंग्रेजी भी भाई को आता है, सीख लो अच्छे से। ये डाटा को अगर तुम समझ जाते हो और अपना नोट्स कंप्लीट कर लेते हो, दैट इज वेरी गुड, वेरी फाइन। अब जो है समस्या क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ने। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। भाई बहुत इजी सिखाऊंगा यार, तुम लोग रोते बहुत हो कि फिजिक्स टफ है टफ है टफ है टफ है टफ है टफ है टफ है। अरे घंटा, ठीक है, मुझे भी टफ लगता था, कोई बड़ी बात नहीं, टफ लगता था कभी किसी जमाने में, आज भी लगता है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अटका देते हैं मुझे भी, लेकिन होता क्या है ना, हर चीज का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, बस उसी को सीख लेना, काम हो जाएगा। देख, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को सीखना है तो उसके डायग्राम को समझना पड़ेगा, डायग्राम को समझ लिया तो काम खल्लास। कई लोगों को देखा है मैंने ऑनलाइन में भी, कई लोग ज्ञानी बाबा लोग कुछ ना कुछ पढ़ा देते हैं, लेकिन आप अच्छी किताब को फॉलो करिए। लाइक आपके पास बेसिक किताब होगा, प्रदीप नाम का किताब सुना होगा आपने, उसे पढ़ो यार, देखो अच्छे से किया हुआ उसमें। मान ले दो चार्ज, एक है Q1 एक है Q2, हर बात है वेक्टर से रिलेटेड बातें होंगी, ठीक है। मान ले Q1 और Q2, जूम जूम, कूलम्ब्स लॉ कहता है चार्ज शुड बी स्टेशनरी। ओके ओके, किसी एक को स्टेशनरी मानो और किसी एक टेस्ट चार्ज को पास लेके जाओ। अगर ये इसकी तरफ जाता है, पहले इसका डिस्टेंस क्या है, r है, जनरल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अगर ये इसकी तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं भाई साहब उसे धक्का मारेंगे, जैसे धक्का लगा, ये लगा चुक, ठीक है। इसको धक्का लगा किसकी वजह से, उसकी वजह से, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, टक करके ये जा रहे थे भाई उस तरफ, इसके धक्का लगा टक इस तरफ, तो जब जा रहे थे तो उसका डिस्टेंस क्या हुआ, r12 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 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 पोजीशन वेक्टर, ठीक। अब ये है जूम, इसने धक्का मारा टुक, जैसे धक्का मारा तो ये बना 2 और 1, धक्का लगा टुक, यूं गया, और यूं धक्का लगा टिश, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यहां पे क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके, व्हाट इज F12? यू कैन राइट लाइक दिस, F12 शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, and what is F21? F21 is nothing but that is force on 2 due to 1, ठीक है। ये गए तो इधर गए धक्का टक, ये गए इधर आए धक्का टक, ऐसे चल रहा है, रिपल्सन वाला खेल चल रहा है, यूं आया टक, यूं आया टक, अंडरस्टूड, ये चीज चल रहा है भाई। देख, इतना अगर तुमने बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बना दिया, भगवान कसम नोट कर लेना कहीं पे, यू गेट द मार्क्स। फिजिक्स कहता है कुछ लॉजिकल बातें लिखा करो, लिख दो, बाकी डेरिवेशन तो हलवा था, हलवा है, हलवा रहेगा। अब देख, ठीक है, ये केस ट्रिपल सम में कर रहा हूं, ज्यादा कंपैरिजन में मत लग जाना, ए सर इसका डाटा कुछ और आ रहा है, इसका डाटा कुछ और आ रहा है, अच्छी किताब पढ़ा कर, ठीक है। देख, अरे हाँ ना बोल भाई, ध्यान देना, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार तुम चीजों को किस तरह से रिलेट करते थे, बस उसको बस ध्यान में रखो और डाटा को इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर दो जो चाहिए तुमको, ओके। और नहीं समझ में आए तो फिर मुझे आप कह सकते हो, लेकिन प्लीज अगर समझ में आए तो अपना इस डाटा को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर फोर्स का फॉर्मुलेशन पूछूं तुमसे तो क्या लिखते हो, K Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। देखिए क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स का आता है, बहुत ज्यादा तो 1 मार्क्स का आता है। क्या लिखा जाता है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, ध्यान देना। बोल रहा है F12 लिख करके दिखाओ, जैसे तू F12 लिख रहा है तो सिमिलरली करके एक बार F13 भी F21 को भी लिख करके दिखा देना। तो दिखा देता हूं, कौन सी बड़ी बात है। अगर तू वेक्टर फॉर्म लिख रहा है तो इस पर वेक्टर जरूर लगाना। कई लोग बोलेगा K को भी तोड़ दे, तेरी मर्जी, तोड़ना है तोड़, नहीं तोड़ना है मत तोड़, नंबर उसको भी मिल रहा है जो नहीं तोड़ रहा। Q1 Q2 स्केलर था, स्केलर लिख दे अपॉन। अब देख डिस्टेंस F12 वेक्टर क्या कहता है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के इक्वल तब होता है जब दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो F12 डायरेक्शन किधर है, जूम, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कौन सा पोजीशन वेक्टर है, R12 है या R21 है। देख 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 देख, F12 का डायरेक्शन कौन है, R12 है R21 है। ध्यान से देख, ये देख, तो ये दो वेक्टर सेम है ना भाई, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द वेक्टर जूम, ये है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा R21 वेक्टर और डायरेक्शन इंडिकेशन के तौर पर लिख दूंगा R21 का
कोई दिक्कत? लिख दिया भाई, लिख दिया। अब देख, जो लिख दिया सो लिख दिया। F12 वेक्टर शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय k q1 into q2 अपॉन R21 का वेक्टर डॉट, अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए कैप। ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है क्लास 11th? ए वेक्टर मॉड ऑफ ए। इसको भी तुम वेक्टर फॉर्म में लिख दो, R21 का वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 का वेक्टर। दोनों को रिलेट कर दोगे तो कुल मिला के डाटा तैयार होगा। इतना पे भी तो अगर एग्जाम में छोड़ देता यू गेट द फुल मार्क्स। अगर तो इसको आगे और बढ़ाना, लिख दे F12 इक्वल्स टू k q1 into q2, साथ में R21 का वेक्टर अपॉन R21 का वेक्टर का क्यूब। कोई दिक्कत? सब चलेगा भाई, सब दौड़ेगा, बस कंसेप्ट तैयार होना चाहिए बॉस। तो सिमिलरली करके बाबू इसको भी तुम लिख सकते हो ना। क्या लिख सकते हो सर? k q1 q2। अब फिर से F21 की तरफ देख, F21 ज़ूम, F21 ज़ूम, F21 ज़ूम। F21 की तरफ कौन जा रहा है? R12। बस चीजें R12 के भी यहाँ पे लिख दे, R12 का वेक्टर का क्यूब डॉट R12 का वेक्टर। कुल डाटा अपने पास सिमिलरिटी करके ये तैयार हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखेगा, F12 वूम, F21 वूम, दोनों वूम वूम वूम। कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है? फोर्स एक्ट इक्वल फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन। न्यूटन का कौन सा लॉ? एक्शन एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। कौन सा फोर्स? जुब, एक्शन रिएक्शन, जुजुब जुजुब, एक्शन रिएक्शन। कौन सा फोर्स? F12 बराबर है F21 के, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए नेगेटिव। ठीक है, R12 भी देख, R21 जुजुब जुजुब, R12 जुब, R21 जुब जुब जुब, लेकिन दोनों का पोजीशन ओके है। ओके, R12 इक्वल्स टू R21। बस इस इंडिकेटर को दिखाना और लिख देना, इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब कूलाम्स लॉ इज टोटली बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। देख भाई 1 मार्क्स में आया ना, तुम बस इतना सा डाटा लिख करके आना गुरु। तुम अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया ना, तू बस इतना ही लिख करके आ जाना, इतना लिख करके आ जाना। 1 मार्क्स में फुल मार्क्स मिल जाएगा। बट इस डायग्राम को जरूर बनाना। होप करता हूं आपको वेक्टर फॉर्म भी समझ में आ गया, कूलाम्स लॉ भी समझ में आ गया, परमिटिविटी भी समझ में आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला भी समझ में आ गया। आप बस इस स्लाइड को ध्यान से देखते रहिएगा और उसी टारगेट के बिहाफ पे हम फिर से आपसे मिलेंगे विद देयर न्यूमेरिकल्स। अब ये टॉपिक सब फिनिश हो चुका है। कूलाम्स लॉ फिनिश, परमिटिविटी फिनिश, कंसेप्ट फिनिश, डायमेंशनल फॉर्मूला फिनिश, वेक्टर फॉर्म फिनिश। अब मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से आऊंगा डायपोल के कंसेप्ट्स को लेकर के, लेकिन पहले यहां तक को पढ़ लीजिए। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।